गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मृत्युंजय एकेडमी पर। देखिए, आज हम आपके लिए क्लास 11th वालों के लिए लेके आए हैं भौतिक राशियां और उनके विमीय सूत्र। बिल्कुल स्टार्टिंग से फिजिक्स, जहां से आपकी फिजिक्स स्टार्ट होती है। इसमें आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, हर चीज को नोट डाउन करते चलें साथ में, जिससे आपके नोट साथ में ही तैयार हो जाएंगे। और अगर आप कहीं रह जाते हैं तो वीडियो को पुश करके नोट कर लें, उसके आगे वीडियो प्ले करके लें। आज हम बात करते हैं आपसे सबसे पहले भौतिक राशियों की। तो भौतिक राशियां क्या होती हैं, तो देखिए हमने लिख रखा है कि ऐसी राशियां या ऐसे गुणधर्म जिसे परोक्ष या अपरोक्ष रूप से मापा जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। परोक्ष को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मतलब किसी तरह से हम कोई भी भौतिक राशि माप सकते हैं। जैसे लंबाई है, माप सकते हैं, उसको अंदाजा भी लगा सकते हैं। ठीक है। परोक्ष का मतलब होता है, आप कह सकते हो जैसे हमारे पास बिल्कुल एक फिक्स पैमाना है, मीटर स्केल है, सेंटीमीटर स्केल है या फिर पैमाना है। इनडायरेक्ट, मान लीजिए हम चल के माप रहे हैं। इन्हें दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। पहली होती है मूलभूत राशियां, जिसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। दूसरी आपकी है व्युत्पन्न राशियां, जिनको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो मूलभूत राशियां क्या होती हैं आपकी, आपको ये ध्यान देना है कि मूलभूत राशियां हम किसे कहते हैं। ठीक है। तो चलिए आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं, लिखते जाइए साथ में। फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि प्रारंभिक स्वतंत्र राशियों को मूलभूत राशियां कहते हैं, जिन्हें हम फंडामेंटल यूनिट्स भी कहते हैं। अब प्रारंभिक स्वतंत्र राशियां कैसी होती हैं और कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि वे भौतिक राशि, लिखते जाइए जल्दी जल्दी, वे भौतिक राशि जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती है। वे भौतिक राशियां जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, निर्भर नहीं करती हैं, मूलभूत राशियां कहलाती हैं। मूलभूत राशियां कहलाती हैं। क्लियर हुई बात कि ये राशियां बिल्कुल फ्री होती हैं। ठीक है। इन पे किसी का दबाव नहीं है, इनका जो मन होगा ये वो करेंगी। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप कह दोगे कि मूलभूत राशियां एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। बताया ये फ्री रहती हैं, तो मूलभूत राशियां एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आप लिख देंगे कि अन्य सभी राशियां, मतलब देखो ये मूलभूत राशियां, बाकी इनको छोड़ के कोई और भी राशि आप बनाते हो तो वो किसकी सहायता से बनती हैं, मूलभूत राशियों की। ठीक है। तो अन्य सभी राशियां मूलभूत राशियों के माध्यम से व्यक्त की जाती है। ठीक है। अन्य सभी राशियों को हम लोग मूलभूत राशियों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। बेटा जो पढ़ा रहे हैं आप लोग इसका नोट्स बनाइए, कहीं एक जगह रखिए, क्योंकि आपको इसका पेयर भी बनाना है। पढ़िए इसको, आपको टेंशन नहीं लेना है, आप घर पे बैठ के पढ़ें आराम से, टेंशन फ्री होके। कोई दिक्कत हो, आपको कहीं कोई चीज समझ में नहीं आती है, आप कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में आपको उसका आंसर दिया जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग कह देते हैं कि मूलभूत राशियां कितनी हैं, ये भी कोई पूछ ले आपसे, तो मूलभूत राशियां हमारी ओनली ऑन 7 है। ओनली ऑन कितनी है, 7 है। और इसके अलावा राशियां तो बहुत हैं, तो शेष अन्य राशियां इन राशियों के गुणा या भाग से व्युत्पन्न की जाती हैं, व्युत्पन्न की जाती हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या, वे भौतिक राशि जो किसी दूसरी राशियां पर निर्भर
नहीं करती है, खुद में ही उन्हें अपने मतलब है, किसी और से नहीं। फिर मूलभूत राशियां एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। अन्य सभी राशियां मूलभूत राशियों के माध्यम से व्यक्त की जाती हैं। और चौथा पॉइंट आपको लिखना है कि मूलभूत राशियां केवल 7 होती हैं और इनके माध्यम से हम और राशियां व्यक्त कर सकते हैं जो कि इनके गुणा और भाग से हमको प्राप्त होती हैं। तो ये बात थी मूलभूत राशियों की। व्युत्पन्न राशियां क्या होती है? तो मूल राशियों की सहायता से हमें क्या मिलती हैं? व्युत्पन्न राशि। नाम से समझ में आ रहा है, देखो व्युत्पन्न, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशियां यानी उत्पन्न हो रही है। जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई, दो राशियों से मिलकर बना, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है? L, चौड़ाई कितनी है? B, क्षेत्रफल बन गया। आयतन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, L इंटू V इंटू, तो इनका मात्रक। अब देखो अगर हम कहें ये मूल राशियां हो गई, ये व्युत्पन्न राशियां। देखो क्षेत्रफल 2 राशियों की मदद से बना, आयतन 3 की मदद से बना, इस तरह से। अब पहले हम बात कर लेंगे थोड़ी सी क्या कि मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं। मूल राशियां कौन कौन सी आपकी होती हैं, सबसे पहली चीज बात करेंगे। और साथ में उनके मूल मात्रकों की, जिसको क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट क्यों बनाया गया? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट बताते हैं आपको। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, पहले कौन कौन सी मूल राशियां हैं हमारी। लंबाई लिख देते हैं, मूल राशियां व उनके अंतरराष्ट्रीय मात्रक, जिनको हम लोग SI यूनिट या सिस्टम ऑफ, फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है, SI यूनिट्स बोल देते हैं। तो सबसे पहली मूल राशियां आपकी कौन कौन सी है? मूल राशियां यानी फंडामेंटल यूनिट्स, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, सातवीं पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, इसको क्या कहते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। ये आपकी प्रारंभिक जो 7 राशियां हैं, इन राशियों को बेटा क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। इनके मात्रक क्यों बनाए गए भाई? ऐसा था, पहले आपको पता है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, 10th में, सोशल में भी पढ़ के आए होंगे। क्या पढ़ के आए कि भाई एक हमें पहले हमारे यहाँ अंग्रेज लोग आते थे व्यापार करने भारत में, ठीक है, या हम लोग अंग्रेज के यहाँ जाते थे कुछ चीजें लेने देने। अब हम लोग गांव की भाषा में, जो बच्चे गांव से रिलेट करते होंगे उनको अभी भी पता होगा कि हम लोग बोलते थे जैसे मात्रा किलोग्राम में होती थी, अब होती है, पहले नहीं। पहले हम लोग बोलते थे पाव, अभी भी कहते हैं बहुत से लोग, पाव भर देना, शेर, मन। ठीक है, तो अब ये हमारी भाषा थी, देसी भाषा। देसी भाषा में तो हम लोगों को पता था, हम लोग आपस में क्रय विक्रय कर लेते थे। अब भैया उधर से अंग्रेज आते थे, उन्हें तो आते नहीं है पाव शेर क्या होता है, तो उनके लिए इसीलिए इसे क्या कहा गया? इंटरनेशनल यूनिट, अंतरराष्ट्रीय। मतलब एक ऐसी यूनिट बनाई गई कि जिससे वो भी समझ जाएं और हम भी समझ जाएं। हम अपनी भाषा में कह देते थे 4 पाव और वो कह देते थे 1 kg, तो हम लोग समझने लगे कि 4 पाव 1 kg के बराबर, 250-250 ग्राम के पाव होते हैं। शेर, मन, गज,
है ना। इस तरह से दूरी नापने के लिए गज का यूज करते थे, गज, इंच। एक कहा जाता था रत्ती भर। रत्ती भर क्या होता है? रत्ती भर होता है, आपने वो दाना देखा होगा लाही का, लाही के दाने के बराबर। कहते हैं रत्ती भर कुछ नहीं देंगे, तो लाही के दाने के बराबर हो गया। तो हम लोग ऐसे वर्ड यूज करते थे देसी अपने जुगाड़ के लिए, ठीक। लेकिन जब अंग्रेजों से व्यापार करना था तो कुछ टेक्निक बनाना था, तो हम लोगों ने क्या किया कि एक इंटरनेशनल यूनिट का शुरुआत की, जिसे हम लोगों ने ऐसी यूनिट की जिससे अंग्रेज भी समझ सके और हम लोग भी समझ सके। तो इनके मात्रक क्या होते थे मूल राशियों के? अगर आपसे कोई कह दे मूल मात्रक क्या होते हैं बेटा, तो आप बता सकते हो कि प्रारंभिक स्वतंत्र राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, या प्रारंभिक मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का सेकेंड, ऐसे लिख लो किलोग्राम सेकेंड, ताप का मात्रक होता है केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है आपका, क्या लिखोगे? अरे ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है भाई? कैंडेला। विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल। इतनी बात समझ। अब इसके अलावा दो राशियां इन्होंने और बना दी। दो राशियां कौन सी बना दी? एक समतल कोण, समतल कोण जिसको हम लोगों ने कह दिया प्लेन एंगल, और एक राशि इनको हम लोग कह देते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री है ना, सप्लीमेंट लेते हैं एक्स्ट्रा, भोजन के एक्स्ट्रा, शरीर नहीं बढ़ रहा सप्लीमेंट ले लो। ऐसे ही सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा घन कोण, इसको हम लोग कह देते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। तो इसका मात्रक होता है रेडियन, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। अब देखो सॉलिड एंगल जो होता है वो कैसे बनता है? समतल कोण तो पता है, एक रेखा ये, एक रेखा ये है, एक रेखा ये, एक ये, इनके बीच का कोण थीटा, इसको हम लोग क्या कह दिए? समतल कोण, ठीक है। अब घन कोण क्या होता है? घन कोण ऐसे बनता है, कोण टाइप की आपने कल्पना कर ली, और इसके बीच जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? घन कोण बोलते हैं। समझ में आ रही बात? तो घन कोण और समतल कोण, तो रेडियन और इसका मात्रक स्टेरेडियन, ये आपके मूल मात्रक। इनको प्रदर्शित किससे करते हैं? तो मात्रक जैसे मीटर है तो इसको एम से, किलोग्राम केजी को सेकेंड एस से, ये केल्विन के से, कैंडेला सीडी से, एम्पियर ए से, मोल मोल लिख देते हैं, इसको रेडियन लिख देते हैं, इसको स्टेरेडियन लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी थी मूल राशियां, मूल मात्रक। पहले इतना जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके अलावा कोई चीज ना समझ में आई हो तो आप बताएं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो भाई देखें, अब बात करते हैं विमीय सूत्र की। तो विमीय सूत्र क्या होते हैं हमारे? तो विमीय सूत्र हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी भौतिक राशि की, कोई भौतिक राशि जो भी आपको बताई, फंडामेंटल यूनिट्स हो या फिर आपकी व्युत्पन्न राशियां हो। देखो फंडामेंटल यूनिट अकेले होगी तो मूलभूत राशियां, साथ में व्युत्पन्न, और मूलभूत प्लस व्युत्पन्न मिलके क्या बना लेती हैं? भौतिक राशियां। ये मिलके बन जाती है हमारी भौतिक राशियां। तो किसी भी भौतिक राशि की प्रकृति की व्याख्या कैसे करते हैं? उसकी विमाओं द्वारा की जाती है, और विमा लिखने का मेथड क्या होता है कि इसको हमेशा गुरु कोष्टक में लिखते हैं। जैसे आपको मेन कौन कौन सी विमा याद रखना है? लंबाई की, द्रव्यमान की, पहली लंबाई, दूसरी द्रव्यमान, तीसरी समय। ये मेनली रूप से आपको याद रखना है तीन विमा। तो लंबाई की विमा होती है बेटा एल, द्रव्यमान की विमा होती है एम, समय की विमा होती है टी। तो इस तरह से इनको गुरु कोष्टक में लिख देते हैं, जिसको हम लोग बड़ा ब्रैकेट भी कहते हैं, एल एम टी, लंबाई, द्रव्यमान और समय। अब बात करते हैं आगे, हम लोग क्या बात करते हैं कि अगर और विमा निकालनी हो, सपोज दैट हम आपसे कहते हैं बेटा बताओ क्षेत्रफल की विमा क्या होगी, आपको नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। अब चाहे वो लंबाई हो चाहे वो चौड़ाई, दोनों है दूरी, दूरी है तो इसकी विमा भी है,
इसकी विमा भी L, तो आप क्या लिखोगे L2। ठीक, अगर हम आपसे कहें आयतन की विमा बताओ बेटा, तो आयतन की विमा क्या हो जाएगी आपकी? आयतन की विमा होती है लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और सभी एक तरह से दूरियां हैं, सभी चली जा रही हैं, तो इनकी विमा क्या हो जाएगी? L इंटू एल इंटू एल, तो इसको हम लोग कह देंगे L3। ठीक है, फिर अगर हम बात करें आपसे बताओ बेटा वेग की विमा क्या होगी, तो वेग की विमा होती विस्थापन बटे समय। वेग की विमा होती है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन दूरी है यानी L, समय T। अब देखो यहाँ पे पावर प्लस की 1 है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस के 1, तो आप विमा क्या लिखोगे इसकी? LT की पावर -1। ठीक है, अब वेग हो गया। अब आप बात करेंगे आगे त्वरण की। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। त्वरण इक्वल वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। तो वेग परिवर्तन क्या होगी? LT-1। समयांतराल कितना है? T है, तो आप क्या लिख दोगे? LT-2। क्या कह रहे हो? समय क्या लिखोगे त्वरण की? LT-2। समझ में आ रही ना? क्षेत्रफल फॉर्मूला याद होना चाहिए, विमा सारी निकाल लोगे। लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई हो या लंबाई दोनों है तो दूरी, तो L इंटू एल, L स्क्वायर। आयतन L3, वेग LT-1, त्वरण LT-2। अगर हम कहते हैं बेटा बताओ बल की विमा क्या होगी? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान की विमा देखो अभी आपने लिखी थी, यहाँ लिखी थी, फिक्स होती है m हो गई द्रव्यमान। त्वरण निकाला LT-2, तो इसकी विमा हो गई MLT-2। ये हो गई बल की विमा। अगर हम आपसे कह दें बताओ भाई कार्य की विमा क्या होगी, तो कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। ठीक है, कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। बल कितनी है विमा? ये निकाली MLT-2, विस्थापन L, दोनों को जोड़ देंगे ML2T-, ये किसकी विमा आ गई? कार्य की। तो हमने आपको इतनी विमाएं निकाल के बताई। अब आपको क्या करना है, आपके पास कोई भी किताब हो उसमें विमा का टॉपिक खोलिए। टॉपिक खोलने के बाद उसकी ये विमा है, आप और विमा देखिए, कुछ भी बना सकते हैं, जैसे प्रत्यास्था, पृष्ठ तनाव, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण या त्वरण, जो भी हो, इस तरह से आप पढ़ते जाइए उनके फॉर्मूले, और विमा आपकी केवल ये यूज हो। अगर इसके अलावा आपको कुछ और विमाएं मिलेंगी तो क्या क्या मिल सकती है, मैं वो भी लिख दे रहा हूँ। कौन कौन सी मिल सकती हैं? ताप, ताप की विमा आप के लिख सकते हो, थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, ताप की विमा के भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। अगर धारा मिल जाए कहीं, धारा की विमा आई होती है, आई की विमा एम्पियर मात्रक होता है, तो ए होता है। जैसे मैं आपसे कहते हैं बेटा बताओ आवेश की विमा क्या होगी, तो आप पढ़ के आए हो Q बराबर IT होता है, कक्षा 10 में पढ़ के आए हो। I की विमा A और T की विमा T, तो इसकी विमा क्या बन गई भाई? AT। ठीक है, तो धारा अगर कहीं मिलेगा, करंट जिसको कहते हैं, करंट अगर मिलेगा तो आपकी विमा हो जाएगी एम्पियर, एम्पियर से A बन जाएगी। फिर इसके बाद अगर हम बात करें आपकी और विमा की, प्रारंभिक राशि मोल की, देखो पदार्थ की मात्रा हो तो उसकी विमा मोल ही रहती है। यानी जो विमा है बस आपको कितनी याद रखनी है? केवल अपनी स्वतंत्र राशियों के लिए। तो इतनी बात क्लियर हुई क्या? अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो नोट कर लें जल्दी से, ठीक है, फिर आगे बताते हैं। चलिए भाई, एक बहुत मजेदार चीज पढ़ा रहे हैं आपको, विमाओं के उपयोग। अभी बहुत सारे उपयोग मिलेंगे इस विमा के, तो आज पहले उपयोग की बात करेंगे, बाकी कल नेक्स्ट वीडियो में। पहली चीज है कि विमाओं की सहायता से सूत्र की सत्यता की जांच करना। सूत्र की
सत्यता की जांच करना। ठीक है, अब देखो विमाओं की सहायता से हम देखेंगे कि हमारा सूत्र सही है या नहीं। एक तो ये चीज देखनी है और दूसरी चीज एक इसमें भी मजेदार मिल जाएगी जब आप देखोगे। जैसे हमने एक फॉर्मूला लिखा S = UT + ½ AT² और एक फॉर्मूला लिखा UT + ½ UT + AT²। एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये। अब दोनों आपको चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये सही ये गलत, या ये दोनों सही या ये दोनों गलत। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। तो S यहाँ पे आपको पता होता है, कक्षा 9 में आपने ध्यान होगा, थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं कि विस्थापन या दूरी। U क्या होता है, आपका वेग होता है। T क्या होता है, आपका समय होता है। A क्या है, यहाँ पे त्वरण है। तो आपको हमने सभी चीजों से परिचित कर दिया, ये विस्थापन, ये वेग, ये समय, ये त्वरण। अभी इनकी छोटी छोटी सी सबकी विमा भी निकाली थी, हम लोगों ने निकाली थी, देख लीजिए एक बार उसको। इसीलिए कह रहे हैं नोट डाउन करते चलिए, वीडियो पीछे नहीं जा पाएगा, नोट डाउन करते चले साथ में। तो विस्थापन की विमा भाई L होती है, U की विमा LT-1 होती, T की विमा T होती। 1/2 अगर कोई संख्या कुछ भी आ जाए कांस्टेंट वैल्यू, उसको नहीं लिखते हैं, उसकी कोई विमा नहीं है। A की विमा लिखेंगे LT-2 + T²। अब आप देखिए ये विमा L है, यहां लिखेंगे तो कितना बचेगा L, और ये लिखेंगे तो देखिए आपकी कितनी आ रही है विमा, L आ रही है ना। तो ये विमा जो है इसके भी बराबर होनी चाहिए और ये विमा इसके भी बराबर होनी चाहिए, यानी इस विमा की वैल्यू इसके बराबर और इस विमा की वैल्यू इसके भी बराबर। अब ये वैल्यू जो है वो दोनों के बराबर है आपकी, तो यानी कि आपका ये फॉर्मूला कैसा है, सत्य है। ठीक है, अब हम दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ S क्या हो जाएगा L, U क्या होगा LT-1, ये T, ये क्या होगा LT-2, ये T²। ये L है, ये L है। देखो ये -1 +1 कट गए तो 0 हो गया। ये L है और ये -2 + 2 तो क्या बचा L, ये इसके बराबर, और तो ये सूत्र भी सत्य है। लेकिन अभी जब आगे आपको पढ़ाएंगे तो फॉर्मूला इसमें से आपका केवल एक ही सही होता है, ये वाला, क्योंकि ½ AT² लगता है, ये सही नहीं होता। तो इससे हमें एक चीज मिलेगी, क्या मिलेगी कि यदि कोई सूत्र आपको लिख दे रहे हैं, यदि कोई भी सूत्र विमी दृष्टि से सही है, विमी दृष्टि से सही है, तो आवश्यक नहीं है वह सूत्र सही हो। ठीक है, देखिए आपने देखा कि यहाँ विमी दृष्टि से सही आ रहा था लेकिन ये सही नहीं है। तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर कोई सूत्र आपका सही है ना, भौतिक रूप से लिख सकते हैं, यदि कोई सूत्र भौतिक रूप से सही है, भौतिक रूप से सही है, तो वह विमी दृष्टि से या विमी रूप से अवश्य सही है। यहां से आपको दो चीजें पता चल गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे कि आपका ये वाला फॉर्मूला था, ये आपका क्या था, S = UT + ½ AT²। ये विमी दृष्टि तो सही है लेकिन आपका भौतिक रूप से सही नहीं है, जबकि S = UT + ½ AT² भौतिक रूप से सही होता है, सही है, और ये विमी दृष्टि से भी सही है। तो आज के लिए आपको इतना पढ़ना है और इसके सभी को फेयर नोट्स बनाने हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे मिलेगा। थैंक यू।